लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आज 5 दिन के बाद देवी सिंह लौटकर आए हैं। जिस कमरे का हाल हम ऊपर लिख आए हैं उसी में राजा बीरेंद्र सिंह, उनके दोनों लड़के भैरव सिंह, तारा सिंह और कई सरदार लोग बैठे हैं। इंद्रजीत सिंह की तबीयत अब बहुत अच्छी है और वे चलने फिरने लायक हो गए हैं। देवी सिंह को बहुत जल्द लौट आते देखकर सभी को विश्वास हो गया कि जिस काम पर मुस्तैद किए गए थे उसे कर चुके। मगर ताज्जुब इस बात का था कि वे अकेले क्यों आए। बीरेंद्र: कहो देवी सिंह, खुश तो हो? देवी: खुशी तो मेरी खरीदी हुई है। और लोगों की तरफ देखकर: अच्छा, अब आप लोग जाइए, बहुत विलंब हो गया। दरबारियों और खुशामदियों के चले जाने के बाद बीरेंद्र सिंह ने देवी सिंह से पूछा, कहो उस अर्जी में जो कुछ लिखा था सच था या झूठ? देवी सिंह: उसमें जो कुछ लिखा था बहुत ठीक था। ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही उन दुष्टों का पता लग गया। मगर क्या कहें, ऐसी ताज्जुब की बातें देखने में आई कि अभी तक बुद्धि चकरा रही है। बीरेंद्र हंसकर: उधर तुम ताज्जुब की बातें देखो, इधर हम लोग अद्भुत बातें देखें। देवी: सो क्या? बीरेंद्र: पहले तुम अपना हाल कह लो तो यहां का सुनो। देवी: बहुत अच्छा, फिर सुनिए। रामशिला पहाड़ी के नीचे मैंने एक कागज अपने हाथ से लिखकर चिपका दिया जिसमें ये लिखा था, हम खूब जानते हैं जो अग्निदत्त के विरुद्ध होता है उसका तुम लोग सिर काट लेते हो, जिसका घर चाहते हो लूट लेते हो। मैं डंके की चोट से कहता हूं कि अग्निदत्त का दुश्मन मुझसे बढ़कर कोई ना होगा और गयाजी में मुझसे बढ़कर मालदार भी कोई नहीं है। तो इस पर मजा यह है कि मैं अकेला हूं। अब देखना चाहिए तुम लोग क्या कर लेते हो। आनंद: अच्छा, तब क्या हुआ? देवी: उन दुष्टों का पता लगाने के उपाय तो मैंने और भी कई किए थे, मगर काम इसी से चला। उस राह से आने जाने वाले सभी उस कागज को पढ़ते थे और चले जाते थे। मैं उस पहाड़ी के कुछ ऊपर जाकर पत्थर की चट्टान की आड़ में छिपा हुआ हरदम उसकी तरफ देखा करता था। एक दफे 2 आदमी एक साथ वहां आए और पढ़ मूंछों पर ताव देते शहर की तरफ चले गए। शाम को वे दोनों लौटे और फिर उस कागज को पढ़ सिर हिलाते बराबर की पहाड़ी की ओर चले गए। मैंने सोचा कि इनका पीछा जरूर करना चाहिए, क्योंकि कागज के पढ़ने का असर सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों पर हुआ। आखिर मैंने उनका पीछा किया और जो सोचा था वही ठीक निकला। वे लोग 15-20 आदमी हैं और हट्टे कट्टे और मुसंडे हैं। उसी झुंड में मैंने एक औरत को भी देखा। आह, ऐसी खूबसूरत औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। पहले मैंने सोचा था कि वो इन लोगों में से किसी की लड़की होगी, क्योंकि उसकी अवस्था बहुत कम थी। मगर नहीं, उसके हाव भाव और उसकी हुकूमत भरी बातचीत से मालूम हुआ कि वो उन सभी की मालिक है। पर सच तो ये है कि मेरा जी इस बात पर भी नहीं जमता। उसकी चाल ढाल, उसकी पोशाक और उसके जड़ाऊ कीमती गहनों पर, जिसमें सिर्फ खुशरंग मानिक ही जड़े हुए थे, ध्यान देने से दिल की कुछ विचित्र हालत हो जाती है। मानिक के जड़ाऊ जेवरों का नाम सुनते ही कुंवर आनंद सिंह चौंक पड़े। इंद्रजीत सिंह और तारा सिंह का भी चेहरा बदल गया और उस औरत का विशेष हाल जानने के लिए घबराने लगे, क्योंकि उस रात को इन चारों ने उस कमरे में, या यों कहिए कोठरी में, जिस औरत की झलक देखी थी वो भी मानिक के जड़ाऊ जेवरों से ही अपने को सजाए हुए थी। आखिर आनंद सिंह से न रहा गया। देवी सिंह को बात कहते कहते रोककर पूछा, उस औरत का नक्शिक जरा अच्छी तरह कह जाइए। देवी: सो क्या? बीरेंद्र लड़कों की तरफ देखकर: तुम लोगों को ताज्जुब किस बात का है? तुम लोगों के चेहरे पर हैरानी क्यों छा गई? भैरव: जी, वो औरत भी जिसे हम लोगों ने देखा था ऐसी ही गहने पहने हुए थी जैसा चाचा जी कह रहे हैं। बीरेंद्र: है? भैरव: जी हाँ। देवी: तुम लोगों ने कैसी औरत देखी थी? बीरेंद्र: सो पीछे सुनना, पहले ये जो पूछते हैं उसका जवाब दे लो। देवी: नक्शेक सुन के क्या कहिएगा? सबसे ज्यादा पक्का निशान तो यह है कि उसके ललाट में 2-2.5 अंगुल का एक आड़ा दाग है। मालूम होता है शायद उसने कभी तलवार की चोट खाई है। आनंद: बस बस बस। इंद्र: बेशक वही औरत है, बेशक वही औरत है। तारा: इसमें शक नहीं कि वही है। भैरव: अवश्य वही है। बीरेंद्र: मगर आश्चर्य है, कहाँ उन दुष्टों का संग और कहाँ हम लोगों के साथ आपस का वर्ताव। भैरव: हम लोग तो उसे दुश्मन नहीं समझते। देवी: अब हम ना बोलेंगे जब तक यहां का खुलासा हाल ना सुन लेंगे।
ना मालूम आप लोग क्या कह रहे हैं। बीरेंद्र, खैर यही सही, अपने लड़के से पूछिए कि यहां क्या हुआ। तारा, जी हां, सुनिए मैं अर्ज करता हूं। तारा सिंह ने यहां का बिल्कुल हाल अच्छी तरह कहा। फूल तो फेंक दिए गए थे मगर गुलदस्ते अभी तक मौजूद थे, वे भी दिखाए। देवी सिंह हैरान थे कि ये क्या मामला है। देर तक सोचने के बाद बोले, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि यहां वही औरत आई होगी जिसे मैंने वहां देखा है। बीरेंद्र, ये शक भी मिटा ही डालना चाहिए। देवी, उन लोगों का जमाव वहां रोज ही होता है जहां मैं देख आया हूं। आज तारा या भैरों को अपने साथ ले चलूंगा, ये खुद ही देख लें कि वही औरत है या दूसरी। बीरेंद्र, ठीक है, आज ऐसा ही करना। हाँ, अब तुम अपना हाल और आगे कहो। देवी, मुझे ये भी मालूम हुआ कि उन दुष्टों ने हमेशा के लिए अपना डेरा उसी पहाड़ी में कायम किया है, और बातचीत से ये भी जान गया कि लूट और चोरी का माल भी वे लोग उसी ठिकाने कहीं रखते हैं। मैंने अभी बहुत खोज उन लोगों की नहीं की, जो कुछ मालूम हुआ था आपसे कहने के लिए चला आया। अब उन लोगों को गिरफ्तार करना कुछ मुश्किल नहीं। हुक्म हो तो थोड़े से आदमी अपने साथ ले जाऊं और आज ही उन लोगों को उस औरत के सहित गिरफ्तार कर लाऊं। बीरेंद्र, आज तो तुम भैरव या तारा को अपने साथ ले जाओ, फिर कल उन लोगों की गिरफ्तारी की फिक्र की जाएगी। आखिर भैरव सिंह को अपने साथ लेकर देवी सिंह बराबर के पहाड़ पर गए, जो गयाजी से 3-4 कोस की दूरी पर होगा। घूम घमौआ और पेचीली पगडंडियों को तय करते हुए पहर रात जाते जाते ये दोनों उस खोह के पास पहुंचे जिसमें बदमाश डाकू लोग रहते थे। उस खोह के पास ही एक और छोटी सी गुफा थी, जिसमें मुश्किल से 2 आदमी बैठ सकते थे। इस गुफा में एक बारीक दरार ऐसी पड़ी हुई थी जिससे ये दोनों अय्यार उस लंबी चौड़ी गुफा का हाल बखूबी देख सकते थे, जिसमें वे डाकू लोग रहते थे। इस समय वे सब के सब वहां मौजूद भी थे, बल्कि वो औरत भी सरदारी के तौर पर छोटी सी गद्दी लगाए वहां मौजूद थी। ये दोनों अय्यार उस दरार से उन लोगों की बातचीत तो नहीं सुन सकते थे, मगर सूरत, शक्ल, भाव और इशारे अच्छी तरह देख सकते थे। इन लोगों ने इस समय वहां 15 डाकुओं को बैठे हुए पाया, और उस औरत को देखकर भैरव सिंह ने पहचान लिया कि वो वही औरत है जो कुंवर इंद्रजीत सिंह के कमरे में आई थी। आज वो वैसी पोशाक या जेवरों को पहरे हुए न थी, तो भी सूरत, शक्ल में किसी तरह का फर्क न था। इन दोनों अय्यारों के पहुंचने के बाद 2 घंटे तक वे डाकू आपस में कुछ बातचीत करते रहे। इस बीच में कई डाकुओं ने 2-3 दफे हाथ जोड़कर उस औरत से कुछ कहा, जिसके जवाब में उसने सिर हिला दिया, जिससे मालूम हुआ कि मंजूर नहीं किया। इतने ही में एक दूसरी हसीन, कमसिन और फुर्तीली औरत लपकती हुई वहां आ मौजूद हुई। उसके हाफने और दम फूलने से मालूम होता था कि वो बहुत दूर से दौड़ती हुई आ रही है। उस नई आई औरत ने नामालूम उस सरदार औरत के कान में झुककर क्या कहा, जिसके सुनते ही उसकी हालत बदल गई। बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो गईं, खूबसूरत चेहरा तमतमा उठा और तुरंत उस नई औरत को साथ ले उस खोह के बाहर चली गई। वे डाकू उन दोनों औरतों का मुंह देखते ही रह गए, मगर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। जब 2 घंटे तक दोनों औरतों में से कोई न लौटी, तो डाकू लोग भी उठ खड़े हुए और खोह के बाहर निकल गए। उन लोगों के इशारे और आकृति से मालूम होता था कि वे दोनों औरतों के एकाएक इस तरह चले जाने से ताज्जुब कर रहे हैं। ये हालत देखकर देवी सिंह भी वहां से चल पड़े और सुबह होते होते राजमहल में आ पहुंचे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।